स्वागत है आप सभी का जियो पोल आईएएस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीईटी की जो है टीजीटी की जो है नया नोटिफिकेशन आ गया है और इस नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अभी तक टीजीटी का एग्जाम होता था, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इस बार के एग्जाम पैटर्न में प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से और मेंस में आपको 20 क्वेश्चन लिखने होंगे। 10 क्वेश्चन 125 शब्द में लिखना होगा और 10 क्वेश्चन 200 शब्द में लिखना होगा। बिल्कुल सेम जैसे कि पीसीएस में आप लिखते हैं या यूपीएससी के एग्जाम में जिस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं, उसी तरह से अब मेंस जो है टीजीटी का भी होने वाला है। ये क्लास हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। जैसे किसी का सब्जेक्ट अगर हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य के सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हमको तैयार करना है, पढ़ना है, तो उसमें हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आज की क्लास से आप ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्यों ये जरूरी है और साहित्य जो है समाज के किन चीज़ों को प्रतिबिंबित करता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे बेहतरीन लेखक, हिंदी साहित्य के इतिहास को एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से पहली बार लिखने वाले जो व्यक्ति थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी चीज़ों को देखिए, क्या नाम हमने बताया, लिख लीजिए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से पहले जो भी इतिहास लिखा गया उस परंपरा पे भी हम लोग जाएंगे। लेकिन एक चीज आप लोग जान लीजिए कि वैज्ञानिक ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा था। क्योंकि इनकी इतिहास दृष्टि बहुत अच्छी थी और साहित्य को किस तरह से समाज से जोड़ना चाहिए ये भी इनके दिमाग में क्लियर था। इनका ये स्टेटमेंट देखिए आप लोग, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अगर इस स्टेटमेंट को आप ठीक से देखेंगे तो लिखा क्या है इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जनता की चित्तवृत्तियां, जनता की चित्तवृत्तियां, इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द है। दूसरा शब्द इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी चीज जिसकी बात वो करते हैं वो ये बताते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साहित्यिक प्रवृत्ति का सामंजस्य बैठाना, यही दो लक्ष्य हैं जिनसे बनता है किसी भी साहित्य का इतिहास। और इसी के साथ साथ वो इस चीज को भी हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। अगली जो चीज वो बताते हैं वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि अगर जनता के चित्तवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं, उसी के साथ सामंजस्य साहित्यिक प्रवृत्ति का बैठाना है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि साहित्यिक प्रवृत्ति कैसे बदलती है। साहित्य में बदलाव केवल जन आकांक्षाओं, आम जन की परिस्थितियों से ही होता है। यानी जिस समय जैसी परिस्थिति चल रही होती है उस समय का साहित्य उसी चीज को प्रतिबिंबित करता है। और ये अन्यथा नहीं है, केवल हिंदी साहित्य के बारे में नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपने इतिहास की तरफ जाते हैं तो सबसे महान जो रचनाकार कहे जाते हैं संस्कृत के वो हैं कालिदास।
कालिदास की रचनाओं को जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। पहला, इसमें उच्च वर्ग के जो पात्र हैं संस्कृत बोलते दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ निम्न वर्ग के जो पात्र हैं इनके नाटकों में वो प्राकृत में वार्तालाप करते हैं। अब आप खुद सोचकर देखिए कि कालिदास ने किसी काल्पनिक कथा का वर्णन किया अपने नाटक पे, और उसमें वो क्लियरली अगर ये दिखा रहे हैं कि उच्च वर्ग के पात्र संस्कृत बोल रहे हैं और निम्न वर्गों के जो पात्र हैं, जो जिनका रोल उसमें दरबान का है, माली का है, खानसामे का है, रसोइये का है, ये लोग प्राकृत में बोलते हैं। इससे हमको कालिदास जिस समय रचना कर रहे थे उस समय की भाषा के बारे में पता चलता है कि आम बोलचाल की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। और अगर कालिदास अपने नाटक में बहुत बृहद स्तर पे जो है लालित्य योजना का वर्णन करते हैं, वो सौंदर्य के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, राजा महाराजाओं के विलासितापूर्ण जीवन का वर्णन करते हैं, इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि उस समय का जो समाज था उसके पास साहित्यिक रचना करने में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। उस समय समाज में पर्याप्त रूप से शांति थी, लोग जो है साहित्य में ऊंची से ऊंची उपलब्धि, जो ऊंची से ऊंचे काम को करना चाहते थे। ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कालिदास के नाटक से। सेम यही प्रवृत्ति आपको हिंदी साहित्य में भी दिखाई देगी। जिस समय आदिकाल में हिंदी साहित्य की शुरुआत हो रही थी, अगर आदिकाल के समय सबसे पुरानी प्रारंभिक हिंदी की रचनाओं को आप देखेंगे तो उसमें रासो काव्यों का महत्व है, यानी कि राजाओं महाराजाओं के वर्णन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, विलासितापूर्ण जीवन का वर्णन किया गया, उसमें सौंदर्य वर्णन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जब परिस्थितियाँ बदलती हैं और भक्ति काल का उदय होता है तो फिर भक्तिपरक रचनाएँ हमको दिखाई देती हैं। भक्तिपरक रचनाओं के बाद फिर से जो है विलासितापूर्ण रचनाओं की वर्णन होने लगता है। जब हम आधुनिक काल में आते हैं, हमारा स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है, तो उस स्वतंत्रता संघर्ष का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है हमारे साहित्य में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि जिस तरह से जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है, जनता की आकांक्षाओं में, जनता की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, उसी तरह से हमारा साहित्य बदलता है। और किसी भी देश का साहित्य वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के धार्मिक स्थिति को, लोगों के रहन सहन को, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को, जीवन स्तर को नापने का सबसे बेहतर माध्यम होता है। यही किसी भी जगह के साहित्य का महत्व है। यही हिंदी भाषी क्षेत्र में लोगों की जानकारी लेना और हमारे इतिहास में किस तरह से घटनाएं क्या क्या घटी हैं, भले ही उसमें कल्पना का मिश्रण होता हो, लेकिन रहन सहन का स्तर, उस समय का कल्चर, उस समय के तीज त्योहार, उस समय के गीत संगीत, उस समय की सारी चीज़ों की जानकारी हमको साहित्य से ही मिलती है। तो किसी भी भाषा के साहित्य का यही सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है। अब साहित्य के इतिहास की परंपरा के बारे में जाएंगे तो आप इस चीज़ को जानिए कि भारत में प्राचीन काल से ही इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं रही। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर जानना है तो आप जानकर देखिए, जैसे सम्राट अशोक, इनके शिलालेख, इनकी लाट जब पहली बार खोजी गई तो उसको हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारे ही मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक की जो है ये शिलालेख हैं। इसको पहले श्रीलंका से जोड़ा जाता था, किसी और राजा से जोड़ा जाता था, यानी कि इतना अंधकार में भविष्य था कि हमको पता ही नहीं था कि इतिहास में कौन सी घटनाएं किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुई हैं। जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए उनके द्वारा लिखे हुए जो पुस्तकें थी उससे हमने अपने इतिहास को बनाने की कोशिश की। सेम यही स्थिति हिंदी साहित्य के इतिहास की भी थी। और आधुनिक समय आने, अंग्रेजों के आने के समय ही जो इतिहास लेखन की परंपरा थी, इसको पढ़ने के लिए 3 तरह के पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला पार्ट है शुक्ल पूर्व युग, फिर आचार्य शुक्ल का युग, उनका इतिहास, फिर शुक्लोत्तर युग। ये 3 भागों में बांटकर हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। और शुक्ल पूर्व युग में 2 तरह के प्रयास दिखते हैं, अनौपचारिक प्रयास और औपचारिक प्रयास।
अनौपचारिक प्रयास का मतलब है कि वो इतिहास लेखन के लिए नहीं लिखे गए थे, लेकिन उसमें कवियों के बारे में जानकारी मिलती है तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है, इससे भी जानकारी मिल रही है, ये भी एक स्रोत हो सकता है। तो कौन से अनौपचारिक स्रोत थे, इसको भी देखते हैं। अनौपचारिक इतिहास लेखन, इसमें जो सबसे पहली पुस्तक हमको दिखाई देती है वो पुस्तक है भक्तमाल। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की थी। क्योंकि हमको अपनी पढ़ाई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नजर में रखने, इसलिए ये सब चीजें जाननी है। तो पहली रचना जो मिलती है अनौपचारिक इतिहास लेखन से जुड़ी हुई, वो भक्तमाल मिलती है नाभादास की। और इस रचना में नाभादास जी ने 200 भक्त कवियों का वर्णन किया है। 200 भक्त कवियों का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें शामिल है जैसे मीरा, कबीर, रैदास, इस तरह के जो भी कवि थे भक्ति काल में, जो जितने सक्रिय कवि थे, उसमें से 200 कवियों के बारे में जानकारी भक्तमाल में हमको मिलती है। इसी के समय में, इसी के आसपास 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में कविमाला लिखी गई। कविमाला में 75 कवियों का वर्णन मिलता है। यह भी इतिहास लेखन के लिए नहीं था, लेकिन कम से कम कवियों के बारे में जानकारी का एक स्रोत का माध्यम यही बनता है। इसके अलावा 2 किताबें और मिलती हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, 104 वैष्णवन की वार्ता। ये भी जो है अनौपचारिक लेखन में हमारे सामने आती हैं। इसमें भी कवियों के बारे में वर्णन दिया गया है, रचनाकारों के बारे में वर्णन दिया गया, उनकी कविताओं का संग्रह भी साथ ही साथ दिया गया है। तो औपचारिक लेखन इस तरह से चल रहा था। इसके साथ साथ एक और पुस्तक हमको मिलती है जो ऑथेंटिक भी है, ये है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो है सिख धर्म की पुस्तक है। इस पुस्तक में भी बहुत सारे जो है हिंदी के कवियों की रचनाओं का संग्रह है, तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है। गुरु अंगद देव जो थे, उन्होंने इसकी रचना की थी, अंगद देव ने। और गुरु अंगद देव ने, जैसे इसमें कबीर का वर्णन मिलता है, रैदास का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से ये जो कुछ पुस्तकें हैं, भक्तमाल नाभादास की 200 भक्त कवियों का, कविमाला 75 कवियों का, 84 वैष्णवन की वार्ता, 104 वैष्णवन की वार्ता, आदि ग्रंथ, ये अनौपचारिक ढंग से जो इतिहास से रिलेटेड पुस्तकें हमको मिलती हैं वो है। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो अब हम देखेंगे कि औपचारिक प्रयास कौन कौन से किए गए थे। जो इतिहास लेखन के बारे में सोच कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की गई, वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है गारसा द तासी। गारसा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे, भारत में रहते थे। भारतीय भाषाओं पर इनकी पकड़ अच्छी थी और इन्होंने 1839 में एक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिस पुस्तक का नाम था इस्तवार दला लिटरेरु एंदुई एंदुस्तानी। और सबसे स्ट्रेंज की बात क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली मान्य पुस्तक जो लिखी गई थी वो किस में लिखी गई थी? फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब आप लोगों को यह बात क्लियर हो रही है कि किस तरह से इतिहास लेखन के प्रति पर्याप्त अरुचि भारत के लोगों में रही है। अपने बारे में कुछ न लिखना, इतिहास के बारे में कुछ न जानना, ये हम लोगों की प्रवृत्ति रही है। तो फ्रेंच भाषा में गारसा द तासी ने 1839 में पहली बार हिंदुस्तानी जो लिटरेचर था, इसके इतिहास को संकलित करने की कोशिश की। इनकी विशेषताएं क्या क्या थी? इनकी विशेषताओं में शामिल था सबसे पहली चीज, वर्ण क्रम के अनुसार कवियों का वर्णन किया। यानी नाम जिसका क से शुरू होगा वो पहले आ जाएगा, ख से शुरू होगा वो बाद में आ जाएगा। तो वर्ण क्रम के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक में कवियों का वर्णन करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा अन्य विशेषताओं की बात करेंगे। इन्होंने मौलिक सूचनाओं का संग्रह किया है।
यानी कि केवल उड़ती उड़ती खबरें नहीं बताई हैं। अगर किसी कवि के बारे में कोई जानकारी दी है तो उस पर अच्छा रिसर्च करके और वो सूचनाएं देने की कोशिश इसमें इन्होंने की है। यानी कि इनकी जितनी भी जानकारी है उसमें एक मौलिकता मिलती है, एक फ्रेशनेस, एक ताजगी मिलती है। ये ऐसी जानकारियां देते हैं जिसका कुछ न कुछ साहित्यिक महत्व जो है प्रमाणित होता है। इसके अलावा पहली बार कवियों का जीवन चरित्र, उनकी रहन सहन की परिस्थितियां, सभी कुछ वर्णित करते हैं। यानी कि अगर कवि ने कोई रचना की है तो वो क्यों की है, क्या इनका जीवन चरित्र था, कहाँ के रहने वाले थे, इनके जीवन की परिस्थितियां कैसी थी, उसका क्या रिफ्लेक्शन इनके साहित्य पर है, ये भी शामिल करने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त गारसादिदासी ये भी कहते हैं, इनका स्टेटमेंट भी है जो कोट करने लायक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये कहते हैं, हिंदी साहित्य का काव्यात्मक महत्व है। यह न किसी भाषा से हीन है, न ही कमतर है। इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य के महत्व के ऊपर सबसे पहले जोर देने वाले जो थे गारसादितासी थे। इन्होंने अत्यंत ही सम्मानपूर्ण ढंग से बताया कि हिंदी साहित्य में जो भी लिखा गया है उसका अपना एक लिटरेरी इंपॉर्टेंस है, काव्यात्मक महत्व है। ये भाषा न तो किसी से हीन है और न ही जो है ये किसी से कमतर है। इसका भाषा साहित्य अत्यंत समृद्ध है। लेकिन चूंकि भारत के नहीं रहने वाले थे, हमारी संस्कृति से अनजान है, तो इनके जो विश्लेषण है इसमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं? सबसे पहली कमी ये पाई जाती है कि इन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का समर्थन किया। नीति के आधार पर अपना ग्रंथ लिखा। इसी कारण से इसका परिणाम क्या हुआ? सिर्फ इसी कारण से इन्होंने फारसी लिपि पर ज्यादा जोर दिया। तथा हिंदी की देवनागरी लिपि की उपेक्षा की। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट कमी इनके अंदर देखी जाती है, जिसके ऊपर सभी लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया, वो किस चीज पे किया? वो इस चीज पे किया कि इनका दृष्टिकोण अति धार्मिक हो गया है। यानी कहीं कहीं साहित्य को इन्होंने बिल्कुल ही धर्म से जोड़ दिया है और धर्म के आधार पर कवियों की जो निष्ठाएं हैं उसको भी बांटने की कोशिश की। यानी साम्राज्यवादी नीति के कारण ही, अंग्रेजों की उस नीति को प्रश्रय देने के कारण इन्होंने ज़्यादा जोर जो है फारसी लिपि पर दिया, देवनागरी लिपि पर
कम जोर दिया, और धार्मिकता इनके सारे विश्लेषण पे ज्यादा हावी हो गई। यही इनकी सबसे बड़ी कमी थी। इसके बाद जो अगला प्रयास मिलता है वो एक पुस्तक मिलती है शिव सिंह सरोज की। ये प्रकाशित हुई थी 1883 में। शिव सिंह सेंगर इसके लेखक थे। इसमें 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। 1000 कवि का वर्णन मिलता है। तो औपचारिक प्रयास में दूसरा प्रयास जो है शिव सिंह सरोज के रूप में, शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सेंगर ने लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज, और 1000 कवियों का वर्णन जो है इसमें मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम एक अगले नए पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, और वो पड़ाव है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया 1988 का। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसने वास्तव में हिंदी साहित्य को के इतिहास लेखन की परंपरा में कुछ नया जोड़ा। यह पहला परिपक्व प्रयास माना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वावधान में इनकी पुस्तक निकली थी, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यानी कि उत्तरी भारत की जो भी भाषाएं हैं उनके इतिहास को सोच समझकर विश्लेषित करके लिखने की कोशिश की गई, और इसमें सबसे ज्यादा जोर जिस भाषा पर दिया गया वो भाषा थी हिंदी। इसी पुस्तक का अनुवाद करवाया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करवाया। यह पुस्तक तो अंग्रेजी में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। इस पुस्तक का अनुवाद किशोरी लाल गुप्ता में हिंदी में करवाया, और इसका नाम पुस्तक का क्या रखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो किशोरी लाल गुप्ता ने इसका अनुवाद कराया और इसका नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अब इस पुस्तक की और जॉर्ज ग्रियर्सन की जो ये किताब है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हमको पता होनी चाहिए। तभी हम इसको जानेंगे कि आखिर हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है। इसके ऊपर भी ध्यान देंगे हम, और एक एक करके इनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली विशेषता इनकी जो थी वो थी कि इन्होंने 3224 कवियों का वर्णन किया। 3224 कवियों का इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने मौलिक सूचनाएं दी। यानी कि जो कवि इन्होंने वर्णित किए, इनके बारे में रिसर्च की और पूरी तरह से मौलिक सूचनाएं देने का प्रयास किया। इन्होंने वर्ण क्रम के स्थान पर काल क्रम के आधार पर इतिहास लिखा। यानी कि कौन सा कवि किस विशेष समय में रचना कर रहा था। इस तरह जैसे पुराने समय आदिकाल में अगर 25 कवि रचना कर रहे हैं तो उनकी प्रवृत्तियां कुछ कुछ एक जैसी होंगी। वर्ण क्रम से इतिहास लिखने की यही एक कमी होती है कि एक बार आप बहुत पुराने लेख कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद सीधे आप जो उसके 500 साल बाद कवि पढ़ रहे हैं। इससे आप प्रवृत्तियों की व्यापक व्यवस्था नहीं कर पाते और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं विकसित कर पाते हैं। इन्होंने कालक्रम के आधार पर इतिहास लिखा। इसके अलावा काल विभाजन, वैज्ञानिक प्रयास किया। काल विभाजन का वैज्ञानिक प्रयास किया। प्रत्येक कालखंड की मूल प्रवृत्ति को समझने का कोशिश की।
जैसे इन्होंने काल विभाजन किया, तो वो काल विभाजन भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने काल विभाजन कैसे कैसे किया और किस किस आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया। जैसे इन्होंने विभाजन जो किया, वो पहला काल लिखा चारण काल, चारण काल, दूसरा लिखा मुगल काल, तीसरा 18वीं सदी का भारत, फिर उसके बाद कंपनी के शासन में भारत। इन चार आधारों पे काल विभाजन किया और हर एक काल की, हर एक समय खंड की, इसको चारण काल लिख लेते हैं, हर एक समय की जो विशेषता थी उसको ये बताया। इसके साथ ही साथ ग्रियर्सन ने ये चीज भी बताई कि महान से महान कवि भी अपने समय की सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाया। अगर चारण काल के कवि की तुलना हम मुगल काल के कवि से करेंगे तो मुगल काल का कवि ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखाई देगा अपने समय की प्रवृत्तियों के हिसाब से। मुगल काल के जो कवि हैं उनकी 18वीं सदी के भारत के कवियों से तुलना करेंगे, रचनाकारों से तुलना करेंगे तो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद कंपनी के शासन में जब कंपनी का शोषण जनता पे बढ़ने लगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी साहित्य में दिखाई देगा और इस समय जो रचनाएं होंगी उनका रूप, रंग, चाल ढाल कुछ अलग होगा। यानी कि पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी इनका दृष्टिकोण कैसा था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरा इतिहास लिखा। तथ्यों को उनके स्रोत के साथ वर्णित किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने केवल बातें अपनी कही नहीं, अपनी बातों को साबित करने के लिए उन्होंने बताया कि ये जानकारी उनको किस स्रोत से मिली है, वो भी इस पुस्तक में रखा। यानी कि विश्लेषण बिल्कुल साइंटिफिक स्तर पर ले जाकर किया, लेकिन ये भी अपनी समय की सीमा से बाहर नहीं निकल पाए। क्या कमियां इनके इतिहास में रहीं, इस पे भी नजर डालते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो सबसे बड़ी कमी थी वो कमी ये थी कि ये भारतीय मनीषा को नहीं समझ पाए। कैसे साबित होगा? इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो स्वर्ण युग है और इसकी तुलना किससे की? अचानक चमकने वाली बिजली से। इन्होंने कहा कि जो है भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में अचानक चमकने वाली विद्युत की तरह था। बहुत बेहतरीन साहित्य की रचना की गई, लेकिन यह प्रक्रिया उनको अचानक चमकने वाली बिजली की तरह लगी। अच्छा तो था, स्वर्ण युग भी था, लेकिन अचानक आ गया। जबकि इसी के काउंटर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आगे हम लोग उनको पढ़ेंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको भक्ति काल को भारतीय मनीषा का सहज विकास कहा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और उसको भी साबित किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने कहा कि जैसे कबीर हैं, तो कबीर एकाएक ही प्रकट नहीं हो गए बिजली की चमक के समान, क्योंकि उससे पहले गोरखनाथ ने संत परंपरा शुरू कर दी थी, नाथ संप्रदाय सक्रिय था, उसमें बहुत सारे उस तरह के संत पाए जा रहे थे। तो कबीर दास नाथ परंपरा के उत्तराधिकारी थे, वो अचानक पैदा होने वाले जो है कवि नहीं थे। इसी तरह से बहुत सारे तथ्यों से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी अचानक चमकने वाली बात को काटा। दूसरी इनकी आलोचना किस चीज को लेकर होती है?
इन्होंने ये कहा कि भक्ति साहित्य का उदय ईसाइयत के कारण हुआ, यानी कि ईसाइयत का प्रभाव वो भक्ति काल के उदय पर देखते हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह भी बिल्कुल गलत तथ्य है। जिस समय भक्ति काल का उदय हुआ भारत में, उस समय वास्तविकता ये थी कि उस समय दो संस्कृतियों का आपस में टकराव हो रहा था। एक थी भारत की हिंदू संस्कृति और दूसरी थी अरब से आई हुई मुस्लिम संस्कृति। इन दोनों संस्कृतियों के मेल से जो है भक्ति काल का उदय हुआ, न कि ईसाइयत का इसमें कोई रोल था। अगर ये भी बात होती, अगर ईसाइयत का प्रभाव उनको साबित करना होता, तो उनको बताना चाहिए था कि आखिर ऐसा कौन सा ईसाई धर्मगुरु जो है 1400 ईस्वी में जो भारत में आ गया था, जिसके कारण जो इतना प्रभाव हो गया। जैसे आचार्य शुक्ल ने ये कहा कि जो है, जो हत दर्प जाति थी, जो हारी हुई जाति थी, उसके पास भगवान की शरण में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। तो कुल ले दे के आचार्य शुक्ल इस तरफ इशारा कर रहे थे कि हिंदू संस्कृति का मुस्लिम संस्कृति से जो टकराव हुआ, जो सम्मिलन हुआ, उससे भक्ति साहित्य का उदय हुआ, और ये कह रहे थे कि ईसाइयत। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी इनकी अगली जो गलती है वो क्या है, भाषा वैज्ञानिक होते हुए भी ग्रियर्सन उर्दू को विदेशी भाषा मानते हैं। जबकि उर्दू को विदेशी भाषा नहीं कहा जा सकता है। उर्दू व्याकरणिक रूप से हिंदी के पास है। दोनों भाषाओं में, हिंदी और उर्दू में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उर्दू में जो शब्द लिए जाते हैं वो फारसी से ज़्यादा लिए जाते हैं, हिंदी में संस्कृत से जो है शब्दों का विकास ज़्यादा किया गया है। नहीं तो व्याकरणिक रूप से दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। उर्दू भाषा की लिपि दूसरी है और हिंदी की लिपि दूसरी है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अगर देवनागरी में हम गालिब के शेर को लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि किसी हिंदी कवि की वो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण एक जैसा है। कोई भी आप जो है देख सकते हैं, गालिब का कोई भी शेर हो, उसको आप पढ़ के देखिए। जैसे बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब वो रोज तमाशा मेरे आगे। इसमें व्याकरण तो हिंदी का ही है। अंतर क्या है? केवल बाजी चाहे अतफाल, बस यही तो अंतर है। बाकी कौन सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है? होता है मेरे आगे, तमाशा मेरे हर रोज तमाशा मेरे आगे। अगर इसी को हम कबीर के उससे तुलना करने की कोशिश करेंगे तो कबीर और गालिब तो एक ही जगह पे खड़े हैं ना। कबीरदास भी कहते हैं कि हमारे सामने तरह तरह के खेल होते हैं, धर्म के आधार पर लोग जो है भेदभाव करते हैं और दिखावे की संस्कृति है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्योंकि हमको पता है हर चीज। उसी को जो गालिब है वो कहते हैं दूसरी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमको भी किसी से मतलब नहीं है, हमको भी धर्म से मतलब नहीं है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या इसमें जो है आपको विदेशी दिखाई दे रहा है? सोचने वाली बात है ना। तो यही चीज है, इसी कारण से ग्रियर्सन के जो हिस्ट्री थी उसको रिजेक्ट किया गया। और इसके बाद जो अगले हैं वो है मिस्र बंधु का इतिहास। ये तीन भाई थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद की रचना की। ये 3 खंडों में थी। 1913 में 3 खंड छपे और 1914 में इसका चौथा और अंतिम भाग जो है प्रकाशित हुआ। ये मिस्र बंधु विनोद आचार्य शुक्ल से पहले जितनी भी जानकारियां थी इतिहास लेखन को लेके, उसको पूरा संकलित करने का प्रयास किया गया था। और ये इतिहास अपने आप में एक परिपक्व प्रयास था। यहां तक कि कवियों का वर्णन आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया है कि हमने मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है। जो भी कवियों का जीवन चरित्र है वो सब कुछ हूबहू जो है आचार्य शुक्ल ने भी यहीं से उठाया है। इनकी खासियत क्या थी? इन्होंने 5000 कवियों का वर्णन किया है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। काल विभाजन किया है इन्होंने।
यानी कि वैज्ञानिक ढंग से काल विभाजन किया है। इसके अलावा नामकरण का सार्थक प्रयास किया है। तो नामकरण भी इन्होंने दिया है और नामकरण के पीछे जो तर्क हो सकते हैं वो भी इन्होंने बताए हैं। जैसे इन्होंने 5 भागों में बांटा है, तो 5 भागों के नाम एक एक करके देखिए, खुद ही आपको समझ में आएगा। पहला भाग, पहले भाग के इन्होंने कहा आरंभिक काल, दूसरे को कहा पहले को कहा आरंभिक काल, दूसरे को कहा माध्यमिक काल, तीसरे को कहा अलंकृत काल, चौथे को कहा परिवर्तन का काल, और अंतिम को कहा आधुनिक काल या वर्तमान काल। आरंभिक काल में इन्होंने बताया कि हिंदी जो है आरंभिक अवस्था में थी, इसमें लगातार तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ये जो माध्यमिक काल है यही भक्ति काल है, लेकिन भक्ति काल के समय में भी श्रृंगारिक रचनाएं भी हो रही थी, इसीलिए केवल जो है भक्ति काल कहने से उन्होंने परहेज किया। इसके बाद अलंकृत काल यानी रीति काल के बारे में बात की। परिवर्तन काल, जब जो है अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ स्थापित होने लगा था तो परिवर्तन तेजी से हो रहा था साहित्य के स्वरूप में, इसको इन्होंने इसमें रेखांकित किया। इसके बाद इन्होंने जो वर्तमान समय उनके समय का चल रहा था 20वीं सदी के प्रारंभ का, उसको कहा आधुनिक काल या अभी का काल। कुल ले दे के आचार्य शुक्ल से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई थी वो मिश्र बंधु विनोद थी, और इसके बाद सेकेंड नंबर पे जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक, जिसने पहली बार हिंदी साहित्य से हमारा परिचय करवाया था। तो अगर इतिहास लेखन की परंपरा शुक्ल से पूर्व की पढ़नी है तो इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर टीजीटी के पुराने एग्जाम में या पीजीटी के पुराने एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, और देखते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आप सब लोगों को पता है किसने किया था, आज ही आपने पढ़ा, अभी गारसादी तासी ने किया था। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस्तवार द लाल लितेरु एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के ग्रंथ का नाम क्या है? गारसादी तासी। नाम से ही आप पकड़ लेंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, गारसादी तासी का, आज की क्लास में ही आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आज ही की क्लास में बताया, किशोरीलाल गुप्ता ने किया था। काल क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, वर्ण क्रम के अनुसार किसने लिखा था? गारसादी तासी ने लिखा था। इन्होंने जो ग्रियर्सन ने कालक्रम के अनुसार लिखा था, इनकी किताब का नाम क्या है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे चलिए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? आप सभी लोगों को पता है कि ये ग्रियर्सन है। ये सारे क्वेश्चन वही जो पिछले 10 परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगला देखिए, इसमें से किस साहित्य ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद करवाया? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? आज ही की क्लास में बताया गया, 1934 में। ठीक है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन दिया है? मिश्र बंधु ने। देखिए, एकदम साथ साथ ही चलते रहिए। अगला देखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक किताब साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। तीनों भाइयों का नाम पूछा है कि कौन कौन लोग हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, गलत हो गया। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सही हो गया, यही आंसर है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 34 में, यानी कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव में आज जो आपको पढ़ाया गया उससे कितने क्वेश्चन बने हैं। सारे ही क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। ठीक है। अब तक हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में शुक्ल पूर्व युग के बारे में सिर्फ इतने ही 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल में।
अब चूंकि मेंस का भी एग्जाम होना है, उसमें लिखने पर जोर देना है, क्वेश्चन लिखना है। तो एक क्वेश्चन जैसे देखिए, उदाहरण स्वरूप, हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्व को रेखांकित करिए तथा आचार्य शुक्ल के पूर्व की इतिहास लेखन परंपरा पे प्रकाश डालिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इस क्वेश्चन के क्लियरली दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक पार्ट है ये, मान लीजिए कि हमको 250 वर्ड्स में ये लिखना है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के महत्व को रेखांकित करिए। एक पार्ट ये हो गया। फिर आचार्य शुक्ल के पूर्व की इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए। दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप 600 शब्दों में ये क्वेश्चन लिखना होता तो इतिहास लेखन परंपरा को हम 2 पेज में लिखते। बाकी जितने भी हमको याद आते, नाभादास से लेकर और मिश्र बंधु तक, सारे इतिहास के बारे में, सारे पुस्तकों के बारे में एक एक करके 4 पेज में पूरा वर्णन करते। ये होता तरीका। लेकिन हमको लिखना कितने में है? 250 शब्द में। इसका मतलब है कि हमको तुरंत फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 200 में ही लिखना है। अब इसको फिल्टर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य के महत्व को रेखांकित करिए, ये हमको लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम 75 शब्द इसके लिए मिलेंगे और बाकी 125 शब्द हमको मिलेंगे आचार्य शुक्ल के इतिहास पूर्व की इतिहास लेखन परंपरा पे। तो महत्व को रेखांकित कैसे करेंगे? इसकी प्रस्तावना कैसे बनाएंगे? 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? आचार्य शुक्ल का वक्तव्य। अगर हमको आचार्य शुक्ल का वक्तव्य याद है पूरी तरह से, ये थोड़ा साफ लिख दें, अगर आचार्य शुक्ल का वो स्टेटमेंट कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्तियों के साथ साहित्य के सामंजस्य को दिखाने को कहते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। इससे हम अपने उसकी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे जनता की चित्रवृत्ति। इसको जोड़ना किससे है? साहित्य से। 2 मेन शब्द इसके होंगे और इसके आधार पर भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर अलग अलग साहित्य के बारे में हम बात करेंगे तो साहित्य में होता क्या है? समाज का वर्णन। तो अगला जो हम इंट्रोडक्शन बना सकते हैं वो समाज के वर्णन के बारे में बना सकते हैं कि हमारे समाज का सीधा रिफ्लेक्शन होता है हमारे साहित्य पे। और साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने समाज में रहन सहन को जानते हैं। इन जनरली क्या होता है? इन जनरल अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में राजाओं महाराजाओं की लड़ाइयाँ, कौन कितने दिन राज किया, उनकी क्या भू राजस्व व्यवस्था थी, ये सब पढ़ते हैं। साहित्य हमको बताता है कि आम जनजीवन कैसे चल रहा था, आम जनजीवन, आम जनता सही थी कि नहीं थी। तो इस क्वेश्चन के 2 इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना हम शुरू कर सकते हैं आचार्य शुक्ल के वक्तव्य से, पहला प्रस्तावना। दूसरी प्रस्तावना हम लिख सकते हैं, दूसरी प्रस्तावना में हम इस वक्तव्य का यूज नहीं करेंगे। हम ये बताएंगे जो आप लोग जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और अगर साहित्य समाज का दर्पण होता है तो साहित्य को पढ़कर हम अपने पूर्ववर्ती समाज को समझ सकते हैं। यानी कि एक हम आचार्य शुक्ल के स्टेटमेंट से प्रस्तावना अपनी तैयार करते हैं, दूसरी प्रस्तावना हम जनरल ढंग से समाज के साहित्य से संबंध और साहित्य का अध्ययन करके हमको उस समय के समाज के बारे में क्या पता चलता है इससे जान सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम उसके मेन बॉडी पर आएंगे, प्रश्न में क्या क्या हमको लिखना है, यानी उत्तर में शरीर क्या होगा,
अब यहां पर दो भाग बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे। साहित्य का महत्व आपने प्रस्तावना में ही बता दिया। अब आपके पास समय नहीं है कि आप इधर उधर भटके। जितनी जानकारी है तो नाभादास, कविमाला, इसके अलावा 84 वैष्णवन की वार्ता, इनके बारे में सिर्फ एक लाइन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इतिहास लेखन की भारत में परंपरा नहीं है। लेखन की भारत में परंपरा नहीं रही। इस कारण से व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन 19वीं सदी में, अब यहां पर सिर्फ नाम का वर्णन करेंगे, 19वीं सदी में गारसा द तासी द्वारा होता है। फिर इसके बाद जब हम अगले स्टेप पे चलेंगे तो अगले स्टेप में सीधे हमको कहां जाना पड़ेगा? यहां से हमको सीधे जाना पड़ेगा ग्रियर्सन पे, डायरेक्ट, बीच में क्योंकि जगह नहीं है। अब हम यहां पर लिखेंगे कि ग्रियर्सन ने पहली बार वैज्ञानिक प्रयास किया, वैज्ञानिक ढंग से शोध करके इतिहास लिखा। फिर इसके बाद हम इनके इतिहास की गारसा, जो ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन महोदय का जो इतिहास ग्रंथ है, ग्रियर्सन की विशेषताएं लिख देंगे। ग्रियर्सन की विशेषताएं 3-4 लिखेंगे। इसके बाद जो है हम आ जाएंगे इनकी कमियों पर, इनकी कमियों पर प्रकाश डालेंगे कि क्या इनकी कमियां रही, जो हमने आपको आज की क्लास में बताया। और इसके बाद हम जो है तुरंत यहां से पहुंचेंगे मिस्र बंधुओं पे। मिस्र बंधुओं के बारे में बताते हुए, इनकी खासियत, विशेषताएं लिखते हुए, मिस्र बंधुओं की विशेषताएं लिखेंगे। और इसके बाद उपसंहार। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में शुक्ल पूर्व युग के बारे में पूछा गया है तो उपसंहार लिखते समय आप इस बारे में जोर देंगे और बताएंगे एग्जामिनर को कि इसके बाद फिर कौन आ गए? आचार्य शुक्ल आ गए और उन्होंने हिंदी साहित्य का वास्तविक ढंग से बेहतरीन इतिहास लिखने की कोशिश। इसका मतलब है कि अब अगर टीजीटी की परीक्षा की तैयारी करनी है तो हर एक टॉपिक में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और हमारे जियोपोल आईएएस में जो प्रोग्राम चलाया जाएगा वो प्री कम मेंस का चलाया जाएगा और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस आपसे कराई जाएगी। और जो बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे वो हमारे ऐप पर अपना आंसर अपलोड करेंगे, हम उसको चेक करके 24 घंटे के अंदर उसको बताएंगे कि आपको ये ऐसे लिखना चाहिए था। और बाकी हर रोज आपको आंसर राइटिंग के लिए अलग अलग क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे जो एप्लीकेशन है उसको भी आप ज्वाइन करिए और उसमें एडमिशन लीजिए और अपने अपने सब्जेक्ट को हमारे अलग अलग एक्सपर्ट के निर्देशन में तैयार करिए। थैंक यू।